हेलो स्टूडेंट, आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, जो हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उसी का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं, देखिए स्टूडेंट, जब भी आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, तो हमने ये फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा के आधार पर हमने भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। अब क्वेश्चन ये आता है, सर सबसे पहले हमें ये तो बताइए ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है ना। तो फिजिक्स के अंदर ऐसी सभी क्वांटिटी जो फिजिक्स लॉ को एक्सप्लेन करती हैं, साथ में जिनका मेजरमेंट हो सकता है, यानी मेन आप ध्यान रखिए जिन फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो सकता है, जिन क्वांटिटी का क्या हो सकता है, मेजरमेंट हो सकता है, यानी कि मापन हो सकता है, उन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। समझाइए किस तरीके से, देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं लेता हूं ग्लास है, अब ये क्वांटिटी है, आपकी वस्तु है, बट ये फिजिकल क्वांटिटी इसमें क्या है, जैसे कि मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, ये क्या है, ये इसका फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसका क्या हो सकता है, अपवर्तनांक। जैसे ये ग्लास था तो इसका जो मास है, द्रव्यमान, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसका क्या हो सकता है, मेजरमेंट हो सकता है। तो जितनी भी क्वांटिटी जो फिजिक्स लॉ को एक्सप्लेन करती हैं और उनका मेजरमेंट हो सकता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब इन फिजिकल क्वांटिटी को हमें दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना पड़ा। ध्यान दीजिए, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अभी आगे बात करेंगे ये फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, स्केलर और वेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो पहले लिखिएगा फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियां। इन फिजिक्स all quantity which are used to describe all law of physics and can be measured are called physical quantity। भौतिक विज्ञान में वो सभी राशियां जो भौतिक नियमों को प्रदर्शित कर सकती हैं, एक्सप्लेन कर सकती हैं, व्याख्या कर सकती हैं तथा जिनका मापन हो सकता है, उन्हें हम लोग भौतिक राशियां बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है स्टूडेंट, ये अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन बोलें तो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। दो कैटेगरी में, एक हमारे पास आ गया स्केलर यानी कि अदिश, और एक होता है सदिश।
वेक्टर। इनके बारे में आगे हम लोग चैप्टर में अलग से पढ़ने वाले हैं, सदिश और अदिश के बारे में। अभी सिर्फ इनका क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं कि दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हमें कहाँ पे आना है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, उसको समझने से पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। देखो, स्केलर यानी कि अदिश भौतिक राशियां और वेक्टर यानी कि सदिश भौतिक राशियां। जब भी स्टूडेंट से पूछा जाता है व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, तो स्टूडेंट क्या बोलता है, जिनकी डायरेक्शन नहीं होती। अब जिनकी मतलब आप उनको फिजिकल क्वांटिटी को जानते ही नहीं है, यानी कि उसकी फिजिक्स के बारे में जानते नहीं। अब इसकी ग्लास की डायरेक्शन थोड़ी होगी, है ना, तो ग्लास का मेजरमेंट थोड़ी होगा, उसके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना, उनका मेजरमेंट होता है। तो जब भी कोई आपसे डेफिनेशन पूछे स्केलर और वेक्टर की, तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि अगर हम लोग स्केलर को एक्सप्लेन करें, ऐसी भौतिक राशियां जिनका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, इनको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्शन तो होती है, लेकिन इनको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट कैसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन को यही फर्क आ जाता है। वो क्या बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude and no need of direction, वे भौतिक राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम लोग अदिश भौतिक राशियां बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे वेक्टर। वेक्टर किनको बोलते हैं, इसको भी समझिए। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है, बट साथ में डायरेक्शन भी होती है, यानी इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटी, पहले फिजिकल क्वांटिटी आपको बोलना पड़ेगा, which have magnitude as well as direction। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ एज वेल एज मैग्नीट्यूड, विच हैव डायरेक्शन लिख लो, या ऐसे लिख लो, विच हैव डायरेक्शन, यानी जिनके पास दिशा होती है, किसके साथ साथ, एज वेल एज ए मैग्नीट्यूड। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश भौतिक राशियां बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में अब अपने यही जान लेते हैं कि ये कौन कौन सी होती हैं, हालांकि इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, किसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं, स्केलर का, है ना, तो इसमें सबसे पहले जैसे मैं लिख रहा हूं मास, द्रव्यमान, टाइम, ठीक है, स्पीड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वर्क, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युत विभव, और भी प्रेशर। देखो यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को कि प्रेशर स्केलर है या वेक्टर है। प्रेशर, ठीक है। अब एरिया, इसको मैं आगे समझाऊंगा, एरिया इज अ स्केलर और वेक्टर, करंट इज अ स्केलर और वेक्टर। क्योंकि अभी मैं इसके ऊपर डिस्कशन करने लग गया तो हमारा स्केलर वेक्टर का जो चैप्टर है उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ हमें मेन पर्पज है इनको डिफाइन करना, ठीक है। इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। देखिए मास है, मास को बताने के लिए अब आपको कैसे पता चले कि कोई जो क्वांटिटी है, मास यानी कि द्रव्यमान, समय, चाल, कार्य, वैद्युत विभव, दाब आदि। अब आपको कैसे पता चले कि ये जो क्वांटिटी है वो स्केलर है, कैसे पता लगेगा? तो अगर आप क्या करें,
डायरेक्शन चेंज कर दें, उस क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन चेंज कर दें, बट डायरेक्शन का कोई इफेक्ट उस पर ना हो, यानी इफेक्ट ना बदले। जैसे कि आपके पास 10 kg की बॉडी है, इसको आप वेस्ट डायरेक्शन में फेंको, ईस्ट में फेंको, नॉर्थ में फेंको और साउथ में फेंको, इसका जो इफेक्ट, मास का इफेक्ट है, उसके ऊपर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, यानी मास के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा डायरेक्शन का। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसे टाइम का, डिस्टेंस पे कोई भी रिलेशन नहीं है। तो स्पीड देखो आप, अब किसी भी क्वांटिटी को अगर जानना हो कि वो स्केलर है या वेक्टर, पहले चेक करो वो ये कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को बताने के लिए हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि ये स्केलर है या वेक्टर है। अब ये स्केलर है या वेक्टर है ये बताना पड़ेगा। ये तो पता चल गया, ये तो अदिश है, स्केलर है। डिस्टेंस बतानी पड़ेगी। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज अ स्केलर और वेक्टर, यानी कि दूरी क्या है और ये सदिश है या अदिश है, ये पूछा जाए। देखो इसको समझ लेते हैं यही थोड़ा सा। अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ठीक है। अगर किसी पार्टिकल को या किसी बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जाना है तो कितने रास्ते हो सकते हैं, है ना। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो क्या करते हो, एक रास्ता नहीं अपनाते। कई बार तो क्या करते हो, यहां से होते हो यहाँ आते हो, यहाँ आते हो, यहाँ आते हो, ऐसे घूमते, है ना। कहीं चाय पीने लग गए, कहीं खाना खाने लग गए, है ना। कई बार क्या होता है, कुछ जब जेब में पैसे नहीं होते तो सीधे रास्ते पे भी आते हो, ठीक है। जब जेब गर्म होगी तो आपके रास्ते बदलते जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये रास्ता भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कितने पाथ हो सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कितने पथ हो सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाने के, तो इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बिटवीन टू पॉइंट, यानी दो बिंदुओं के मध्य जो चली गई वास्तविक पथ होता है। अब वास्तविक पथ तो ये भी है, वास्तविक पथ तो ये भी है, वास्तविक पथ तो ये भी है, यानी कि ओरिजिनल पाथ तो हमारा ये भी है। तो ओरिजिनल पाथ बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कौन सी डायरेक्शन से आ रहे हो, तो पाथ आपके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर सकता, नहीं कर रहा है, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ ये भी हो सकता है, तो यहाँ कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट जो होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि दूरी कहलाता है। तो इसको बताने के लिए हमें कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्यों बोले मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो मिनिमम कब आ जाएगा, है ना, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाओगे, सीधी रेखा में जाओगे। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, कि अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाओगे, सीधी रेखा में जाओगे, तो आप कितना पार्ट ट्रेवल करोगे, मिनिमम पार्ट ट्रेवल करोगे। ठीक है, तो ये मिनिमम पाथ जो होगा उसके लिए क्या कंपलसरी हो गया, डायरेक्शन जरूरी, क्योंकि आपको सीधा ही चलना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्शन है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है, विस्थापन जो होता है, उसके लिए क्या नीड हो गया, डायरेक्शन। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो मिनिमम तो तभी हो सकता है जब आप ओनली एंड ओनली स्ट्रेट डायरेक्शन में जाओगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है। मतलब इसके लिए क्या जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत होती है, विस्थापन के लिए दिशा की आवश्यकता है। तो जो डिस्टेंस होती है वो डायरेक्शनल क्वांटिटी नहीं है, एक्चुअल पाथ है। ये भी डायरेक्शनल नहीं है, तो ये दोनों ही नहीं है, ये इन दोनों पे ही तो डिपेंड कर रही है। अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर स्पीड भी डायरेक्शनल नहीं होगी, ठीक है, उसकी भी दिशा नहीं होगी। कार्य जो होता है, वर्क जो होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कभी थोड़ा टाइम रुक के, क्योंकि यहां पर मेन टॉपिक हम लोग छोड़ देंगे। इन दो क्वांटिटी पे फोर्स जब डिपेंड करता है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्यों लिखा जाता है। देखो, कोई भी जो फॉर्मूला आता है ना, उसका रीजन आप यूं पूछ सकते हैं कि ये फॉर्मूला क्यों आया। तो इसका रीजन ये होता है कि वो फिजिकल लॉ के साथ मैच करना है, हमें फिजिकल लॉ को एक्सप्लेन करना है। फिजिक्स क्या है, फिजिकल लॉ को एक्सप्लेन कर रही है। तो नेचर में जो फिनोमिना हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसको बनाया। तो ये फॉर्मूला तब बनता है जब वो नेचर फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहा हो। तो मैं आपको कभी प्रूफ करके बताऊंगा, जैसे टॉर्क है, आर क्रॉस एफ क्यों होता है, कोई भी फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला कैसे बना है, तो वो नेचुरल फिनोमिना को देख के बना है। ठीक है, आगे बात करेंगे उसके ऊपर।
तो देखो, क्योंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणनफल होता है। थोड़ा आगे जाके आप ये भी पढ़ोगे कि दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणनफल होता है दो सदिशों का, वो एक क्या होती है, अदिश राशि होती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वर्क क्या है, इन दो का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए वर्क क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, किसी चार्ज को इन्फानाइट, अब ये बहुत ओल्ड डेफिनेशन आप बोलते हो, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हम लोग जब पोटेंशियल को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि किसी चार्ज को इन्फानाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने के लिए, जो आप बोलते हैं अभी वो बोल रहा हूं, किसी इन्फानाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क आप करते हो, चार्ज को कितना, 1 कूलम चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव मानते हैं, 1 कूलम चार्ज को इन्फानाइट से एक पॉइंट तक लाने के लिए जो आप वर्क करते हो, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल, यानी कि विभव बोला जाता है। ठीक है, तो देखो चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। वर्क क्या होता है, स्केलर होता है, और तो पोटेंशियल भी क्या होगा, स्केलर। अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, ये वेक्टर और स्केलर हो सकता है, ये तो वेक्टर होता है। तो सोचिएगा प्रेशर, अब कमेंट में आपको ये जवाब देना है कि प्रेशर स्केलर में आता है या वेक्टर में आता है। अगर स्केलर आता है तो क्यों आता है, वेक्टर आता है तो क्यों आता है। ठीक है, आगे इसके ऊपर बात करेंगे। तो प्रेशर मैंने किस में लिख दिया है, स्केलर में लिख दिया है। आपको सोचना है कि ये स्केलर है या वेक्टर है। अगर नहीं समझ में आए तब मैं आंसर दूंगा। तो इसी तरीके से वेक्टर अगर आप लिखना चाहो तो एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और क्या लिखोगे हमारे पास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, विस्थापन, वेग, त्वरण, फोर्स, बल, और साथ में ये क्यों होते हैं सारे, है ना। विस्थापन तो मैंने बता ही दिया। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो स्केलर होता है बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन वेक्टर क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। फोर्स वेक्टर क्यों होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तब आप बता पाओगे कि ये स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, तो फोर्स यानी कि बल वेक्टर आएगा। ऐसे ही मोमेंटम वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी कैसी क्वांटिटी है। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटियां हैं, वेक्टर है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग और कोणीय संवेग, ये सारी सदिश राशियां हैं। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने फिजिकल क्वांटिटी यहां पर समझाना मेरा पर्पस था, जिनका मेजरमेंट हो सकता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती हैं, जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, इनको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है बस साथ में डायरेक्शन भी होती है। अगर इसको एग्जाम्पल में देखें तो ये इनके क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। Classification of physical quantity on the basis of dependency. Classification of physical quantity on the basis of dependency. ठीक है, यानी डिपेंडेंसी मतलब उसके ऊपर निर्भरता के आधार पर, डिपेंडेंसी मतलब निर्भर करना, तो निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। ठीक है, हम लोग इसको कैसे वर्गीकरण करते हैं, देखिए निर्भरता के आधार पर मतलब ये किसी चीज पर निर्भर करें, मतलब किसी चीज का मतलब किसी अदर क्वांटिटीज पर निर्भर करें। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर निर्भर करती हैं तो वो कौन सी होती हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो डिपेंडेंसी, उनकी निर्भरता के आधार पर हम लोग फिजिकल, ये तो था डायरेक्शन के आधार पर। अब डिपेंडेंसी के आधार पर इसको आगे फिर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां, इसको आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आ जाएगा फंडामेंटल, आधारभूत भौतिक राशियां,
आधारभूत भौतिक राशियां, और जो दूसरा आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एक तो आएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा क्या आएगा, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां और आधारभूत भौतिक राशियां। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये कितनी होती हैं, फंडामेंटल कितनी होती हैं, 7 होती हैं, और ये कितनी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, है ना, जो इनसे मिलके बनी होती हैं। यानी ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती हैं, इसलिए इसको डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी या क्या बोल सकते हो, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। और ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटी which does not depend upon, do not depend upon each other, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी which depend upon fundamental quantities are called derived physical quantity। वे भौतिक राशियां जो इस आधारभूत भौतिक राशियों पर निर्भर करते हैं, मतलब इनसे मिलकर बनी होती हैं। अभी समझाऊंगा कैसे। और ये भौतिक राशियां कौन सी होती हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। और ये कितनी होती हैं, जैसे मैंने नंबर बताया 7 होते हैं। तो 7 में कौन कौन सी होती है, देखिएगा, मास, लेंथ, टाइम, ये तो याद रखना ही है। मास द्रव्यमान, लेंथ दूरी, टाइम समय, ये 3 भौतिक राशियां तो फंडामेंटल है ही। समय, उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर, करंट, एक हो जाएगी टेम्परेचर, ताप, करंट यानी कि धारा, ठीक है। और हमारे पास करंट के बाद क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, जिसको मोल में नापते हैं, आगे पढ़ेंगे। एक होती है लुमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट होता है हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये भौतिक राशियां हैं जिन पे जो 7 फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं। अब आ जाता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब आ जाता है हमारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिखा वेलोसिटी। ये ड्राइव क्यों है, क्योंकि यहां आ जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, और टाइम क्या है, फिर फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी हुई है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, दीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और दीज आर कॉल्ड विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये 7 होती है, याद रखना है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसको मोल में नापते हैं, इसको कैंडेला में नापते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि वेलोसिटी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे देखो, नोट करना चाहो यहां से नोट कर लिया करो, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए यूनिट हमें क्यों बनानी पड़ी, पहले तो यूनिट होती क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। यूनिट क्यों बनानी पड़ी, हमें ये डिफरेंस करना हो, है ना। जैसे कि मैंने 10 लिख दिया, अब 10 क्या है, एक नंबर है, यानी एक मैथ का पार्ट है, नंबर मैथ में आ गया। लेकिन इसी की फिजिक्स बनानी है तो हम लोग 10 मीटर लिखा, तो इससे हमें ये पता लग जाता है किसकी बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है। 10 मीटर स्क्वायर लिखा तो एरिया की बात, ये फिजिक्स आ गई, ठीक है। 10 एम्पियर लिखा तो करंट आ गई। तो ये जो साथ में मैं क्वांटिटी लिख रहा हूं उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यूनिट क्या होती है, एक ऐसा स्टैंडर्ड पार्ट जिसके मल्टीपल में किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जा सकता है। कैसे, जैसे कि मैंने लिखा मीटर, अगर मुझे ये रोड ली मैंने, ये रोड की जो लेंथ है ये इसका फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इस फिजिकल क्वांटिटी को मुझे लिखना है तो इस रोड की लेंथ मान लीजिए 10 मीटर 10 है तो ऐसे लिखा जाएगा, 10 मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी। तो स्टैंडर्ड क्या हो गया, ये मीटर या सेंटीमीटर, उसके मल्टीपल में किसको लिख दिया हमने, फिजिकल क्वांटिटी को लिख दिया, ये लेंथ बन गई फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए। तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर किसी स्टैंडर्ड के मल्टीपल में लिखा जा रहा है, यानी उसके गुणांक में लिखा जा रहा है, वो 10, 2, 5, 3, 1.2, 1.5 कुछ भी हो, उसके मल्टीपल में, किसी स्टैंडर्ड के मल्टीपल में लिखा जा रहा है, ये जो स्टैंडर्ड है दिस इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, तो इसको लिख लो, द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड, या सीधा लिख सकते हो द चूजन स्टैंडर्ड by which physical quantity can express in multiple of standard or reference। वो एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसकी सहायता से, यानी एक संदर्भ जिसकी सहायता से किसी भौतिक राशि को उसके गुणांक के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा संदर्भ जिसमें किसी भौतिक राशि को उसके गुणांक के रूप में लिखा जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, अगर इसकी आपको नोट की रिक्वायरमेंट हो, हालांकि मैं यहाँ पे नोट करवाता हूँ तो सारा आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये कितने तरीके के यूनिट्स जो है वो हम लोग पढ़ते थे। सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट यानी कि इकाई। ठीक है, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों की इकाई। अब इकाई का निकाय, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप का है, जो अलग अलग जगह अलग अलग पढ़ा जाता था उनको नापने के लिए। जैसे कि हमारे पास एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। नाम से ही क्लियर हो रहा है, फुट, पाउंड, सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मास हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और किलोग्राम, सेकंड। ठीक है, सॉरी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये आ जाएगा हमारे पास। तो लेंथ को जो ये पड़ता है, ये क्या पड़ता है, इस सिस्टम में नापोगे तो फुट से, और इसमें सेंटीमीटर्स, इसमें मीटर्स। एमकेएस में जो लेंथ है वो मीटर में नापी जाएगी, ये सेंटीमीटर में, और ये फुट के अंदर नापी जाएगी। अगर आपको पूछा जाए मास, द्रव्यमान, ये लेंथ यानी कि दूरी,
ठीक है, वो कैसे नापी जाएगी, लंबाई फुट सेंटीमीटर मीटर, और ये द्रव्यमान इसको किस में नापेंगे, पाउंड, और ये ग्राम, और ये आ जाएगा हमारे पास किलोग्राम। और ये नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, टाइम यानी कि समय, ये सेकंड में, ये भी सेकंड में, तीनों सिस्टम में सेकंड में। तो ये 3 सिस्टम इनिशियली चलते थे जिसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते थे। उनका जो स्टैंडर्ड था वो ये था, फुट पाउंड सेकंड हो सकता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो सकता है, और मीटर किलोग्राम सेकंड हो सकता है। इसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते थे। लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग मेजरमेंट होने की वजह से हमने नेक्स्ट क्या किया, एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बना दिया। यानी जो इंटरनेशनल लेवल पे फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से मेजरमेंट किया जाएगा उसको बोलते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, तो उस क्वांटिटी की एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है, देखिएगा। देखिए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एसआई, एसआई यूनिट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये एसआई का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए एसआई यूनिट है क्या। एसआई यूनिट जो है वो, अगर आप बोले जो एमकेएस यूनिट थे इनका अपडेटेड वर्जन, एमकेएस में 3 चीज़ों को हम लोग नापते थे, मीटर, मास, लेंथ, मास और टाइम को मीटर, किलोग्राम, सेकंड में। अब इसको थोड़ा सा आगे और क्वांटिटी ऐड कर दी, ये फिजिकल क्वांटिटी 7 जोड़ दी गई। वो जो नापते हैं वो एसआई यूनिट के अंदर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, यानी ये एमकेएस का अपडेटेड वर्जन जो है वो आप क्या बोल सकते हो, एसआई यूनिट बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग एक लेंथ से समझेंगे। देखो, टेबल बना के समझेंगे। बेस क्वांटिटी, नेम और सिंबल, ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको याद होंगी तो आप कोई भी किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल हो आसानी से कर सकते हैं। बेस क्वांटिटी, नेम और सिंबल एसआई के अंदर। अब ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। ठीक है, देखो, सबसे पहले जैसे कि लिखा मैंने मास, द्रव्यमान, इसका नेम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में किलोग्राम। ठीक है, सिंबल इसको कैसे लिखोगे, केजीज, स्मॉल लेटर्स, ध्यान रखना इसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे, इसको ऐसे मत लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। मास के बाद क्या आ जाएगा, लेंथ, यानी 3 तो सेम रखे क्योंकि एमकेएस का अपडेटेड वर्जन है, तो लेंथ सेम। लेंथ इसको किस में नापोगे, किलोग्राम, मीटर में, और इसको कैसे लिखोगे, स्मॉल एम से लिखोगे। टाइम सेकंड में, इसको एस, स्मॉल एस, ये स्मॉल एस है, ध्यान रखना, मैंने बड़े वाला नहीं लिखा। टेम्परेचर, देखो ये ऐड कर दी इसने, ताप, इसको किसमें, केल्विन। अब नेम में लिख रहे हो तो ऐसे लिखोगे, और अगर इसका सिंबल लिखोगे, ध्यान रखना, इसको कैपिटल के से लिखो। जो भी साइंटिस्ट का नेम आएगा
यानी साइंटिस्ट के नेम पे कोई यूनिट दी गई है तो वो कैपिटल से लिखी जाएगी, उसका सिंबल जो आएगा वो कैपिटल में आएगा। टेम्परेचर के बाद आ जाता है करंट, धारा एम्पियर में, ए। फिर आ जाएगा हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी, प्रदीपन तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, प्रदीपन तीव्रता, इसको बोलेंगे किसमें नापेंगे, नेम क्या रखेंगे, कैंडेला। एसआई में इसको किससे लिखते हैं, कैंडेला से। तो आपको पूछा जाए कैंडेला कौन सी यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, ठीक है, किसकी है, लुमिनस इंटेंसिटी की। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ये किस में लिखेंगे, मोल में। तो यहां स्मॉल है उसमें, सॉरी मोल को MOL से लिखेंगे। ठीक है, ऐसे। और इसका जो सिंबल होता है वो MOL होता है और इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनको SI यूनिट में कैसे लिखा जाता है ये हमने समझ लिया। लेकिन कुछ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी हैं, कौन सी हैं, जिनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, ठीक है, सामान्य कोण, और सॉलिड एंगल, ठोस कोण। ये क्या चीज है वो आगे पढ़ेंगे। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इसको किस में नापते हैं, इसका नेम रेडियन, और ये स्टेरेडियन। SR, ठीक है, और ये रेडियन है, रेडियन को हम लोग RAD से लिखते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।